अस्सलाम वालेकुम। अ, तो ये हमारी वीडियो 1 है। सही है। और इस वीडियो का टाइटल क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक सीरीज है जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल सेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है। तो जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मतलब एनालिसिस करने का मकसद मैं जो समझता हूँ कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करो या उसको इवेल्युएट करो। उसका मतलब एक कुछ ना कुछ अपना एक ओपिनियन फॉर्म करो। सही है। और ये ओपिनियन या एनालिसिस हम किन चीजों का करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? रिटन रिकॉर्ड्स हैं दैट कन्वे द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। और ये रिटन रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। And we got this data from PSX website। सही है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिसाइज करने का मकसद ही यही होता है कि उसको गवर्नमेंट एजेंसीज या अकाउंटेंट्स उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकें। फॉर टैक्स पर्पजिंग बैंक्स करती हैं कि आपको लोन देना चाहिए, आपकी क्रेडिट स्कोरिंग करती हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए मतलब ये वो डेटा फाइनेंशियल डेटा होता है। डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट मेथड्स फॉलो करके असेस करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी परचेज करनी चाहिए। तो इस वजह से हम ये सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, ऑडिट करते हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। जो सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टाइप आता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको हम प्यार से SOFP भी बोलते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सी इट बैलेंस शीट। सही है। तो इसमें क्या होता है? आपके एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल्स के पोर्शंस को कवर किया जाता है। और दूसरी स्टेटमेंट आती है इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो एक गिवन पीरियड टाइम के लिए रेवेन्यूज होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट्स बनती है इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IAS IFRS को फॉलो किया जाता है, जिसके बेस पे वो अकाउंट्स फॉर्म किए जाते हैं। और थर्ड होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। द मतलब आपके बिजनेस में किस टाइम किस सेक्टर में पैसा इन हो रहा है और आउट हो रहा है। बेसिकली इट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। सही है? और फोर्थ स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा बिकॉज प्रीवियसली या एकेडमिकली आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी। बट व्हेन वी लुक ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स, द जो हमारे पास है, जैसे मेरे पास डेस्कॉन की है, तो उसमें ये चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो इसको समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब इसमें भी इनकम या लॉसेस की बात होगी, ये तो हमें इसके नाम से पता लग रहा है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब विद इन द ईयर आपने शेयर इशू किए, कितना प्रॉफिट आया, कितनी डिडक्शंस हुई, कितनी एडिशंस हुई। तो उसको हम या उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इसको छोटा करने के लिए हम सौशी भी बोलते हैं, सौसी भी बोलते हैं, ताकि वो चीज़ आराम से मेमोराइज हो सके। ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स या जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो जो एनुअल रिपोर्ट्स हम देखते हैं जो हमारे सामने आती है, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो किसका होता है? बैलेंस शीट का होता है। सेकंड किसका होता है? आपका इनकम स्टेटमेंट का होता है। थर्ड जो ऑर्डर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या OCI भी इसको बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट। फिर उसके बाद फोर्थ में हमारे पास होता है सॉसी। एंड फिफ्थ में होता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ऑर्डर फॉलो होता है जो हम PSX की
वेबसाइट से जो डाटा उठाते हैं, और हर कंपनी में ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। मे बी इट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल अथॉरिटीज और आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब यहाँ तक तो आई गेस आप लोगों ने चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है। हमारा यहाँ पे उन उसका मकसद यहाँ पे उनको पढ़ना नहीं है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड उनका उससे हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, वो हमारा काम है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिनको हमें देखना चाहिए। नॉट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रिएटेड इक्वली। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं उनको इक्वली क्रिएट नहीं किया जाता। उनमें डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशन, आईएएस डिफरेंट लेवल्स पे फॉलो किए जाते हैं। जो यूएस की कंपनीज रूल्स यूज करती हैं उसको हम कहते हैं गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जो गैप है ना, वो सिर्फ यूएस की कंपनीज ही फॉलो करती हैं। While the rules often used by international companies are इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आपको गैप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग ऑडिटिंग कर रहे हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो या रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स ही नहीं पता होंगे तो हाउ यू कैन टेक गुड डिसीजंस। सही है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आईएएस वर रिप्लेस्ड इन 2001 बाय द आईएफआरएस। मतलब आईएफआरएस का ओल्डर वर्जन क्या था, आईएएस था। तो आईएएस को रिप्लेस किया गया था 2001 में बाय आईएफआरएस करंटली। और मतलब जो आजकल जो ग्लोबल कंपनीज जो फॉलो करते हैं रूल्स और स्टैंडर्ड, वो आईएफआरएस फॉलो करती हैं। और जो यूएस में जो कंपनीज स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो क्या होते हैं, गैप फॉलो करते हैं। सही। अब ये एक जनरल सी बात है बट एक नॉलेज में एडिशन है। करंटली द यूएस, जापान एंड चाइना आर द ओनली मेजर कैपिटल मार्केट्स विदाउट एन आईएफआरएस मैंडेट। मतलब ये तीन सबसे, मतलब जो मेन मेजर कैपिटल मार्केट्स हैं उसमें आईएफआरएस मैंडेटरी नहीं है। बाकी ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंडेटरी है। अब हम उस रीजन को मतलब एक डिस्कस तो नहीं कर रहे बिकॉज ये जनरल नॉलेज है। यूएस हैज बीन कोलैबोरेटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंस 2002 improve and कन्वर्ज गैप एंड आईएफआरएस। जैसे मैंने कहा कि आईएएस वर रिप्लेस्ड बाय आईएफआरएस इन 2001, और 2002 से यूएस ट्राई कर रहा है कि वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, उसके साथ मर्ज हो जाए, गैप और आईएफआरएस को कन्वर्ज कर ले। बट वो कर नहीं पा रहा बिकॉज इट्स अ लेंदी प्रोसेस और उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये भी एक कमेटी है जो स्टेटमेंट्स या कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू करती है। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को डिजाइन करने में हेल्प करती है आईएफआरएस को और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब अगेन ये जर्नल चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंटरेस्टेड पार्टीज विद द कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मतलब आप एक कंट्री को, कंपनी को जानते नहीं हो, कुछ पता वगैरह नहीं है, तो आप उसकी स्टेटमेंट्स को देख के उसको अच्छा खासा एनालाइज कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट डेटा यू कैन सजेस्ट मैनी डिसीजन, जैसे हम अकाउंटिंग के कोर्सेज में पहले करते हैं कि ये परचेज करना चाहिए, ये बेनिफिशियल है, तो फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती है। और जो तीन मेन स्टेटमेंट है जो गैप ने मैंडेट करी हुई है कि एनुअल रिपोर्ट्स में आपको ये तीन स्टेटमेंट तो शो करनी ही पड़ेंगी। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। ये भी मैं बता चुका हूँ। बैलेंस शीट इज शोन फर्स्ट एंड प्रोवाइड्स अ ओवरव्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एज अ स्नैपशॉट इन टाइम। और बैलेंस शीट एज एट बनती है। एज एट यानी कंटिन्यूएशन में बनती है। वाइल जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है
वो फॉर द ईयर बनते हैं, फॉर द ईयर बनते हैं, ईयर एंडेड। वो हर साल नए बनते हैं, न्यू अकाउंट्स, न्यू अकाउंट्स बनते हैं। बेल, पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। इनकम स्टेटमेंट प्राइमरली फोकस ऑन द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। सही है। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, फिर उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्स माइनस करते हो। ठीक है। The cash flow statement tracks a company's uses its cash flow to pay its debt, obligations and funds. Basically cash flow statement आपकी लिक्विडिटी बताती है, लिक्विडिटी बताती है। सही है। और इनकम स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। और यू कैन सी, बैलेंस शीट आपकी लेवरेज बताती है या आपकी फाइनेंसिंग बताती है, वो सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में पता लगती है। अब मैंने कहा था कि भाई ओसीआई की हम बात करेंगे। व्हाट इज ओसीआई? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। मतलब नाम से पता लग रहा है कि इसमें इनकम स्टेटमेंट तो आ रहा है। इसका मतलब क्या? इट इंक्लूड्स रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस दैट येट हैव टू बी रियलाइज्ड। मतलब ऐसे इनकम, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे गेन्स लिखे होते हैं उस स्टेटमेंट में जो अभी तक हुए नहीं होते या इनकर नहीं होते, जो हमारे सामने नहीं होते, लेकिन वो फ्यूचर में होंगे, या उनका जो गेन या जो लॉस है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेट इनकम ऑन एन इनकम स्टेटमेंट। और ये वो वाले आइटम्स होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में प्रीवियसली रिकॉर्डेड नहीं होते। तो आई होप इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो शॉर्ट हिस्ट्री है, मैं मतलब एक रेफरेंस पॉइंट डेवलप कर लेता हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज एस्टेब्लिश्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 2। मतलब ये आपको गूगल पे मिल जाएगा आई गेस। विच वॉज पब्लिश्ड बाय एफएसबी। ये वो वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को डिजाइन करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। OCI is an important measure of larger corporation values। वो भी हमें आगे पता चलेगा जब हम आगे फर्दर फाइनेंस एनालिसिस करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बॉन्ड का पोर्टफोलियो हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, पेंशन प्लान हो गया। ठीक। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो, यहाँ पे इसका मतलब है कि एसेट पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो। मतलब जब बॉन्ड्स मार्केट में इशू हो रहे होते हैं या कुछ एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, आप जब कोई बॉन्ड परचेज करते हो तो आप वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हो। सही है। अब मैंने एक बॉन्ड खरीद लिया, उसकी मेच्योरिटी मुझे पता नहीं है, वो लाइक 10 साल में हो, 20 साल में हो, मतलब उसकी मेच्योरिटी फिक्स नहीं है। तो उसका जो गेन होगा वो मुझे पता नहीं होगा कि कितना गेन होगा, एग्जैक्ट गेन मैं बता नहीं सकता। तो उस केस में मेरी जो अनरियलाइज्ड इनकम है वो मुझे पता नहीं है। तो अनरियलाइज्ड इनकम पता नहीं है, तो उसको मैं सेपरेटली ओसीआई में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेट इनकम तो नहीं है, वो फ्लक्चुएट भी हो सकती है, लॉस में भी जा सकती है। और आता है फॉरेन करेंसी। ये भी एक अच्छा, मतलब आता है। जैसे कि आपको पता होगा फॉरेन करेंसी की जो वैल्यूज होती है वो ऑन, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। किसी टाइम पे वो गेन शो कर रही होती है, किसी टाइम पे वो लॉस शो कर रही होती है। तो ऐसे जो वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं या जो वॉलेटाइल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, उसमें हम अलग, उसके लिए हम अलग स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम ओसीआई कहते हैं। सही, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हो सकता है लास्ट डे मैंने डॉलर खरीदा 280 का, और दिस मंथ मैंने डॉलर का रेट क्लोज किया, जब अपनी स्टेटमेंट क्लोज कर रहा था वो डॉलर हो गया 300 का। अब ये गेन 20 रुपीज का है। सही है, बट ये कम ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे।
तो इसलिए हम इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। और पेंशन प्लान्स भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें सैलरीज होती हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो पेंशन प्लान्स से जो पैसे आते हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं बिजनेसेस में, कहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें से भी गेन या लॉस आता है। सही, तो वो उसको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।